Good morning, class 6th. So students, in the previous class we have started a new topic which is sources of history, and we have done the introductory part of archaeological sources कि किस तरीके से आर्कियोलॉजिकल जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कोई भी चीज़ की डेट पता कर लेते हैं, वो किस टाइम पीरियड की है वो पता कर लेते हैं, उनके पास वेरियस मेथड्स होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर आता क्या क्या है। सो आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। बिल्कुल, ये किसकी स्टडी, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री में वैसे भी पास्ट की स्टडी होती है और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में भी पास्ट की स्टडी हो रही है ऑफ द पीपल। किन किन की? जो लोग हैं हु लिव्ड लॉन्ग अगो थ्रू द थिंग्स दैट दे लेफ्ट बिहाइंड। जो भी चीज़ें जिनके साथ वो रह रहे थे उन्होंने वो छोड़ दी हैं, उनकी स्टडी कौन करते हैं, किसके अंदर आती है? आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं, आर्कियोलॉजी के अंदर आती है। उनमें है क्या क्या? पॉटरी, जैसे किसी ने पॉट बनाया, हमें पॉट गड़ा हुआ मिल गया, अब हम ये पता करेंगे कौन से एम्पायर, कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड था, कौन से सिविलाइजेशन से रिलेटेड था। टूल्स हो गए, जैसे हथौड़ा हो गया या कोई भी कील, मतलब अभी उस टाइम पर अगर आयरन की इन्वेंशन हो गई तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई भी टूल हो गया, लकड़ी का हो सकता है, वो कॉपर का हो सकता है। बिल्डिंग्स बन गई, किस तरीके के घर बनते थे उस ज़माने में। पेंटिंग्स, बोन्स, कॉइन्स का एग्जाम्पल भी पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया। तो इन सभी से हम लोगों को आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो एक तरीके से प्रूफ दे देते हैं कि ये चीज़ें हमें बताएंगी कि वो किस टाइम पीरियड की हैं। ऑल दीज थिंग्स लाई बरीड इन द ग्राउंड। ये सारी की सारी ऐसी नहीं कि यहाँ पॉट रखा है पता चल जाएगा ये किस ज़माने का है, सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर दबी हुई हैं। दे रिमेन बरीड इन द ग्राउंड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड अ माउंट ऑफ रबिश सॉइल एंड बिल्डअप ओवर देम। वो चीज़ें थी वो चीज़ें मिट्टी के अंदर दबी बहुत ज़्यादा, कई सालों से उनके अंदर मिट्टी आती जा रही है और हज़ारों सालों के वजह से, हज़ारों टाइम पीरियड ओवर होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा अंदर दबे हुए हैं। The archaeologists dig these mounds and find things buried under them. आर्कियोलॉजिस्ट सबसे पहले उस माउंड का पता लगाते हैं कि यहाँ पर कुछ मिलेगा, और पता लगाने के बाद वो उसको खोदते हैं, उसकी खुदाई करते हैं। बहुत ही ध्यान से वो लोग खुदाई करते टाइम चीज़ टूट फूट ना जाए उसका भी ध्यान रखते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। द ऑब्जेक्ट्स लाई डीपर आर द ओल्डेस्ट एविडेंसेस और सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री। वो जितना अंदर होगा उससे ज़्यादा हमें जितना ज़्यादा पुराने होने की हमें सबूत मिलेंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ डिगिंग, पहली खुदाई हो गई, एक्सकेवेशन हो गया। दीज एक्सकेवेशन कैन बी इधर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कैसा भी वो एक्सकेवेशन हो सकता है। अब 4 तरीके हैं, 4 काइंड्स of archaeological sources. First is sites, monuments, second is monuments, third is coins and the fourth one is inscription. अब हम ये पता करेंगे साइट्स, कौन कौन सी साइट्स हैं। साइट्स आर द प्लेसेस वेयर मटेरियल रिमेन्स ऑफ द पार्ट्स आर फाउंड। साइट, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। हमारे फादर जो हैं वो ऑफिस जाते हैं, बोलते हैं आज मुझे साइट पे जाना है। अगर किसी के पापा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं तो वो साइट पर, उनकी डिफरेंट साइट होंगी, आज ये घर बन रहा है, आज वो घर बन रहा है, तो उनकी साइट आज मानसरोवर जाना है, आज मुझे वैशाली जाना है, तो ये 2 साइट्स हो गई। तो साइट से हम लोग उन जगह को रिलेट करेंगे जहाँ पर हमें सबूत मिले हैं। साइट्स आर प्लेसेस, वो जगह वो जहाँ पर हमें मटेरियल की जो अवशेष हैं वो मिलते हैं। बरीड टाउन्स, अब उनमें कौन कौन से हो सकते हैं? एकदम बंजर से टाउन्स, सिटीज़ हो गई। स्केलेटन रिमेन्स, टॉयज आर फाउंड बाय केयरफुल एक्सकेवेशन बाय आर्कियोलॉजिस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई टॉय मिला हमने उसको तरोड़ मरोड़ के एकदम अरे ये टॉय मिला है, हमें बहुत ध्यान से उसे देखना पड़ता है एक्सकेवेशंस करते टाइम। एंड आर्कियोलॉजिस्ट, जियोलॉजिस्ट और हिस्टोरिस्ट उनकी स्टडी करके हमें ये बताते हैं कि वो किस टाइम पीरियड का था। नाउ मॉन्यूमेंट्स, एनी बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इज कॉल्ड मॉन्यूमेंट्स। वो बिल्डिंग या कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसे हम कहेंगे बिल्डिंग जो कि इम्पोर्टेंस रखती है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, वो क्या कहलाएगी? हमारी मॉन्यूमेंट। टेम्पल्स, टॉम्ब्स, केव्स, फोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल। टेम्पल्स, अब मान लिया हमें कोई टेम्पल मिला है, बहुत पुराने ज़माने का टेम्पल, नीचे खुदाई के दौरान, अब हम ये पता करेंगे वो टेम्पल किस डायनेस्टी से रिलेट करता था। तो मॉन्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा मेजर इंपॉर्टेंट सोर्सेस है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अकॉर्डिंग। नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू कॉइन्स। सिक्के से भी पता चलता है वो कौन सी डायनेस्टी का था। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स एंड कॉइन्स वर मेड अप ऑफ कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड
एंड गोल्ड, अलग अलग तरीके के बनते थे। कोई लोहे का बन रहा है, कोई गोल्ड मतलब सोने का सिक्का बन रहा है, सिल्वर का सिक्का बन रहा है। तो अलग अलग डायनेस्टी में अलग अलग सिक्के बनते थे। और सिक्कों की स्टडी मीन्स द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स। ओके ना, इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन मीन्स कोई भी पत्थर हो गया उस पर कुछ गड़ा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है, वो क्या है, इंस्क्रिप्शन है, गड़ी हुई चीज़ है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। यहाँ पर दो डेफिनेशंस आई हैं, न्यूमिस्मैटिक्स एंड एपिग्राफी। न्यूमिस्मैटिक मीन्स कॉइन्स की स्टडी करना, एपिग्राफी मीन्स इंस्क्रिप्शन की स्टडी करना। इंस्क्रिप्शन आर रिटन और हैंड सरफेस लाइक कॉपर प्लेट्स, रॉक्स और स्टोन पिलर्स। पत्थर पे अगर कुछ भी लिखा है तो वो इंस्क्रिप्शन हुआ, अगर कॉइन्स पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ गड़ा हुआ है, तो वो इंस्क्रिप्शन होता है। इंस्क्रिप्शन ऑल्सो कंटेन स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस ऑफ ओल्ड टाइम। अब कभी कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है, पता नहीं कौन से ज़माने की लैंग्वेज लिखी हुई है, अब हम पता तो कर नहीं सकते क्योंकि हमारी इतनी नॉलेज है नहीं कि हम उस लैंग्वेज को समझ सकें। कोई पत्थर है, उसमें मान लिया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग वैसे तो पढ़े लिखे थे नहीं थे, उन्होंने कुछ लिखा है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं क्योंकि उस ज़माने की लैंग्वेज हमें आती नहीं है। तो जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें स्क्रिप्ट लिखी होती है, लैंग्वेजेस लिखी होती है उस ज़माने की। They can be understood by modern people only by decipherment. The Harappan script are undeciphered till now. मतलब जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो अभी तक पढ़ी लिखी मतलब पढ़ी गई है नहीं, हमें पता नहीं क्या ही लिखा है हड़प्पन्स ने, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में लिखा था और अब तक हमें उनके लैंग्वेजेस की पहचान हुई नहीं है। So by this we have done archaeological sources, and in the next class we will complete a chapter by doing literary sources.